राइटर्स ब्लॉक जिसको हम सब कहते हैं ना, कि समझ ही नहीं आता है कि हम पहला शब्द क्या लिखें, पहला शब्द लिख दिया तो कहां पर जाकर फंस जाए, वो आपके साथ भी होता है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है खाली कागज जो होता है ना श्वेता जी, वो एक कैनवस की तरह होता है। कोई भी पेंटर होता है वो पहले ये सोचता है कि मैं कौन सा ब्रश उठाऊं और कौन सा रंग चुनूं कि ये पहली लाइन लग जाए। पहली लाइन, और पहली लाइन नहीं होती, सबसे बड़ी बात ये समझने की होती है, पहला डॉट होता है, एक डॉट लाइन बनता है, एक बिंदु रेखा बनता है। तो एक शब्द है, जिस शब्द से कहानी बनती है, वो पहला शब्द क्या हो और वही पहला शब्द हो, ये कौन तय करेगा? ये आप ही तय करेंगे, वही पहला शब्द होगा। आग का दरिया धीरे धीरे कतरा भी हो सकता है, आग का दरिया धीरे धीरे कतरा भी हो सकता है, साथ तुम्हारे रहने वाला तन्हा भी हो सकता है। यार की आदत चाहत में बदली बदली हो सकती है, यार की आदत चाहत में बदली बदली हो सकती है, यार की आदत चाहत में ही बदला भी हो सकता है। क्या बात? तो कौन से लफ्ज से कहां बात निकलेगी और कौन सा शब्द आगे चल के अपने मायने बदल लेगा, आपको उस वक्त नहीं पता होता। लेकिन वही बात होती है ना कि जब आप तिनका बन के बहते हैं तो आपको पता चलता है कि कौन सी लहर ऊंची जाने वाली है और कौन सी लहर उठेगी ही नहीं, उठेगी ही बस नहीं। टकरा कर लौट जाएगी वहां जी से। जी जी। बाकी सारी चीजों के मास्टर क्लास हो जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो लेखनी होती है उसमें आप खुद होते हैं, उसको कोई आपको सिखा नहीं सकता है, डायरेक्शन शायद लोग दे सकें। और इसीलिए जब एआई का ये दौर आ रहा है, बहुत सारी चीजें बदल रही हैं, आपको लग रहा है कि शब्द को कभी एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उठा पाएगा? जी नहीं, ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगता। मुझे इस वजह से नहीं लगता, बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे मैं आप लिखने को लेकर हूं, अब भी आप एआई से कहिए कि इरशाद कामिल जैसा गाना लिखते, इरशाद कामिल जैसा गाना वो लिखने की कैसे कोशिश करता है, ये मैंने खुद ट्राई किया है। वो इस तरह से वो आप ही के लिखे हुए गाने उठाएगा, उसी में से कुछ शब्द निकालेगा और उसको एक तरतीब देके आपके सामने पेश कर देगा। लेकिन एआई ये नहीं कर सकता कि आज इरशाद कामिल क्या सोच रहा है और वो कैसा लिख सकता है, ये लिखे हुए को आपके सामने पेश कर रहा है। वो जो अनकही गजलों का, एक अधूरी आरजू का दिल में मेरे दर्द है, एक अधूरी आरजू का दिल में मेरे दर्द है, अनकही गजलों का मेरे जहन में दीवान है। वो जो अनकही गजलों का, वो जो अनकही गजलें हैं, वो इरशाद कामिल ही लेके आएगा, वो एआई नहीं लेके आएगा। पर लिखने के लिए पढ़ना कितना जरूरी है? मतलब आपसे पहले जो आए उनको पढ़ना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है। ये प्रैक्टिस की बात है। आप अपने घर में बैठे दुनिया के सारे लोगों से नहीं मिल सकते। आप मानते हैं इस बात को कि अगर आप अपने घर में बैठे हो, दुनिया के सारे लोगों से आप नहीं मिल सकते, दुनिया की सारी जगह नहीं घूम सकते। लेकिन किताबें वो सरमाया है, वो लिखा हुआ वो सरमाया है कि आप बैठे बैठे वो सब कुछ देख सकते हैं जो जहां आप नहीं पहुंच सकते। आपने जो कुछ लिखा हुआ है, पुराने लोगों ने, किसी ने भी लिखा हुआ है, उनके तजुर्बात आपको बैठे बैठे मिल जाते हैं। वो आपको जीने के लिए उस जगह, उस गली से गुजरना नहीं पड़ता। ये जरूरी बात, पढ़ाई वहां जरूरी है। पढ़ाई आपको कम समय में ज्यादा तजुर्बे के लिए जरूरी है। आप बहुत सीमित हैं, लिमिटेड हैं अपनी जीने की, आप जिस जिंदगी में, जिस रूटीन में हैं, तो वो आप अगर पढ़ते हैं, आप बहुत अलग अलग लोगों को पढ़ते हैं, अलग अलग तरीके का पढ़ते हैं, अलग अलग जगहों के बारे में पढ़ते हैं, तो आप वो सारी जगह घूम लेते हैं, वो सारे किरदार देख लेते हैं। आप पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो लिखते हैं वो आपका अपना होता है। जब कुन फाया कुन लिखते हैं इरशाद कामिल, तो उनका मेंटल स्पेस क्या है? ये एक स्पिरिचुअल ऐसा गीत है जो जोड़ता है
मुझे लगता है कि अपने अपने आराध्य से अपने अपने। जी, यही दिल्ली की बात थी। रॉकस्टार शूट हो रहा था, ये कंपोजिशन बन के आ चुकी थी कुन फाया कुन, और मैं उस पर यहीं बैठा लिख रहा था एक होटल में, और यही जो डायरेक्टर थे उसको शूट कर रहे थे। रॉकस्टार दिल्ली में, आप तो जानते हैं, काफी सारा पोर्शन दिल्ली में शूट हुआ है उसका। और जब ये मैंने लिखने के बाद फिर मैं चेन्नई गया इसको रिकॉर्ड करने के लिए। लिखते हुए मुझे ये महसूस हुआ था कि ये एक इस तरह की चीज हो रही है जो कहीं पहुंच सकती है, जिसके बारे में जो मैंने कहा था ना कि कौन सा गाना, आपने पूछा था कि आपको मुकम्मल क्या चीज लगती है। मैं अगर कभी अपना कोई गाना सुनता हूं, जब मैं कहीं लोज में होता हूं अपने, अब थोड़ा ऐसे जिंदगी में बहुत ऐसे मोमेंट्स होते हैं ना जब आपको लगता है कि यार आज कुछ मन ठीक नहीं है, भारी भारी सा मन होता है, तो मैं कुन फाया कुन सुनता हूं। और ये मैं जब लिख रहा था तब भी मैंने महसूस किया। अब लिखने के बाद, क्योंकि डायरेक्टर यहाँ पे शूट कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अभी सब कुछ हो गया, सारी चीजें, आप जाके चेन्नई जाओ और गाना रिकॉर्ड कर लो। मैं चेन्नई गया रहमान साहब के साथ। ये गाना रात, मुझे याद है कि रात को 2-2:30 बजे के करीब हुए, उन्होंने मोमबत्ती जलाई और ये रिकॉर्डिंग शुरू हुई। इसकी बहुत ही एक अकीदत के साथ, बहुत ही एक एहतराम के साथ इसकी रिकॉर्डिंग शुरू हुई। और वो एक, अब उसको बयान करना बड़ा मुश्किल है, एक एहसास होता है ना कि कुछ हो गया, कुछ हो रहा है, कुछ आपके अंदर एक इस तरह का एहसास आ रहा है जो आपको एक बड़ी चीज के साथ, कुदरत के साथ जोड़ रहा है। वो हमें हुआ। और मैंने निकलने के बाद फोन किया डायरेक्टर को कि मैंने कहा कि यार बहुत कुछ मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि एक बहुत ही अच्छी चीज कुछ हुई है, मुझे लगता है कि तुम्हें आके यहाँ उसका मजा लेना चाहिए। और वो आए चेन्नई, गाना सुना उन्होंने, ये कवाली सुनी, और ये कवाली हमें इनिशियली बहुत लंबी कवाली लगी थी कि फिल्म में इतनी लंबी कवाली रखना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आजकल 3 मिनट 4 मिनट ये बहुत, अरे नहीं कोई नहीं सुनेगा, पेशेंस नहीं होता। मुझे लगता है पेशेंस की कमी नहीं होती है, बात कनेक्टिविटी की होती है। जो चीज आपको छू जाती है, जो चीज आपको कनेक्ट कर जाती है, उसके लिए आपके पास वक्त ही वक्त होता है। जिससे आप मोहब्बत करते हैं, उसके साथ बात करने बैठते हैं तो कैसे 2 घंटे निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। जिसको आप पसंद नहीं करते हैं उसके साथ 10 मिनट बैठना भी मुश्किल हो जाता है। तो वो इस तरह का फील आया उस कवाली में हम सबको कि जैसा मैंने कहा कि अगर मैं ये सोच के लिखता और कि किस माहौल में, अब मैंने बहुत कमाल का लिखना है। कमाल का नहीं लिखा जाता, कमाल का कभी नहीं लिखा जाता, उस मोमेंट में बह जाना है, अपने आप को डेडिकेट कर देना है, समर्पित कर देना है। अगर आपका समर्पण स्वीकार हो गया तो आप वहां पहुंच गए, नहीं स्वीकार हुआ तो फिर कोशिश कीजिएगा।